जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई खास चल रही होगी। साथियों, हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए साइंस के सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस। कुल 500 प्रश्न देखने वाले हैं इस सीरीज़ में। और ये जो क्लास है, ये चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है 3 क्लास तो जाके देख लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जितने भी 500 प्रश्न हैं वो सभी पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, और जो पूछे जाने की संभावना है उन सभी प्रश्नों को हम लोग कलेक्ट किए हैं और उसे देखते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 45 नंबर प्रश्न, 45 प्रश्न देख चुके हैं, और आज के क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं 46 नंबर। कितना नंबर से? 46 नंबर प्रश्न से शुरू होगा आज का क्लास। तो देखिए, कहता है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु 2 मीटर के विस्थापित करता है और 20 जूल का कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। थीटा ज्ञात करना है। तो देखिए, 20 न्यूटन का बल है, अर्थात F बराबर कितना हो गया? 20 न्यूटन हो गया। 2 मीटर विस्थापित करता था, इसका मान कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। ठीक है। 20 जूल का कार्य करता है, तो W का मान कितना हो गया? 20 जूल हो गया। कितना हो गया? 20 जूल हो गया। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा होता है। क्या होता है? FS cos थीटा। तो 20 W का मान कितना है? 20 बराबर 20 गुना S का मान कितना है? 2 cos थीटा हो गया। देखिएगा आप यहाँ, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया। यहाँ से cos थीटा बराबर निकल जाएगा 1/2, और cos थीटा में किसका मान 1/2 होता है? 60 का। तो cos 60 का अर्थात थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। तो इनसे क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि इसका घनत्व होता है। देखिए, घनत्व से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, D बराबर क्या होता है? m/v होता है। क्या होता है? D बराबर m/v। अब देखिए, जो तैरेगा उसका घनत्व कम होगा, और जिस पर तैरेगा उसका घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक सिचुएशन ये बना। अब देखिए, कुछ वस्तु का आप रखेंगे, जैसे लोहे की कील को पानी में रखेंगे तो डूब जाती है, अर्थात वहाँ पे लोहे का कील का घनत्व क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, और पानी का घनत्व क्या हो गया? कम। यानी कह सकते हैं कि जो वस्तु डूब गया वो क्या होगा? उसका घनत्व ज़्यादा, और जिसमें डूबा उसका घनत्व क्या हो गया? कम। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है नदी और समुद्र पे। किस पे? नदी और समुद्र पे। कोई नाव जो है वो नदी है। नदी में जो है नाव तैर रही है। ठीक है। और नदी से नाव समुद्र की ओर जाता है, तो ये जो है ना थोड़ा सा ऊपर उठेगा। क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठेगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा। क्यों? क्योंकि नदी का जो है ना, नदी के जल का जो घनत्व है वो कम होता है समुद्र के तुलना में। ठीक है। और एक और सवाल है, इसको घुमा के पूछ सकता है कि कोई नाव समुद्र की ओर से नदी में जा रहा है, यानी कि समुद्र से नदी में आ रहा है, तो थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। क्लियर ना? जो वस्तु तैरेगा उसका घनत्व कम, जिसमें तैरेगा उसका घनत्व ज़्यादा। जो वस्तु डूब गया उसका घनत्व ज़्यादा, जिसमें डूबा उसका घनत्व क्या हो गया? कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बर्फ पानी में तैरता है, यानी कि बर्फ जो है वो पानी में क्या हो रहा है? तैर रहा है, अर्थात बर्फ का घनत्व क्या होगा? कम होगा, और पानी का घनत्व क्या होगा? ज़्यादा। पानी का घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। पानी का ज़्यादा, और बर्फ का क्या होगा? कम। ठीक है। लोहे की कील वाला में लोहे की कील का घनत्व ज़्यादा, और पानी का घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। क्या होता है? इसका घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्या होगा इसका आंसर? डी हो गया। ठीक है। चलिए, ये रहा एक्सप्लेनेशन, अब देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर। कहता निम्नलिखित में से कौन सा गैस ब्रेड या केक को फुलाने के लिए उन्हें नर्म स्पंजी बनाता है? नर्म स्पंजी बनाता है। तो देखिए, ब्रेड या केक को फुलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, CO2 का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? CO2 का प्रयोग करते हैं। तो इनसे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा CO2। चलिए एक्सप्लेनेशन है। कहता है कि CO2 ब्रेड या केक को फुलाने के लिए उन्हें नर्म और स्पंजी बनाती है। आटा गूंथने के लिए आटे में पानी और बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा। ठीक है। देखिए, बेकिंग सोडा जो है ना, बेकिंग सोडा ओ भाई, चलिए अच्छा
बेकिंग सोडा जो है ये प्रति अम्ल है। क्या है? प्रति अम्ल है। इसका सूत्र क्या? प्रति अम्ल को क्या कहते हैं? एंटासिड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? एंटासिड्स कहते हैं। उसके बाद ये इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। और देखिए प्रति अम्ल 2 है। प्रति अम्ल कितना है? 2। एक तो हो गया आपका बेकिंग सोडा, क्या हो गया? प्रति अम्ल। फार्मूला लिख दे रहे हैं, क्या है? NaHCO3, ये क्या है? प्रति अम्ल है। और ये क्या है? MgOH का होल 2, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो आपका प्रति अम्ल है। और ये क्वेश्चन हाल ही में रेलवे में पूछा गया है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए याद रखेंगे। प्रति अम्ल 2 है, NaHCO3 और MgOH का होल 2, ये क्या है? प्रति अम्ल है। प्रति अम्ल है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब देखिए आगे कहता है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो ब्रेड या केक को फुलाती है और नर्म और स्पंजी बनाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस आटे में फंस जाती है और बाहर निकल जाती है, जिससे केक क्या हो जाता है? नरम और क्या बन जाती है? स्पंजी बनता है। क्या बनता है? नरम और स्पंजी बनता है। चलिए 49वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये भी न्यूमेरिकल ही है। देखिए 49 कहता है 49, जब एक वस्तु बल की दिशा में 1 न्यूटन के बल के तहत 1 मीटर की दूरी तक चलती है तो किए गए काम की मात्रा। तो देखिए 1 न्यूटन यानी कि F का मान कितना हो गया? 1 न्यूटन हो गया। 1 मीटर चलती है तो S का मान कितना हो गया? 1 मीटर हो गया। तो किए गए तो W बराबर क्या होता है? FS कर सकते हैं ना, जब थीटा का मान क्या हो? 0 हो। तो यहाँ से क्या निकलेगा? 1 गुना 1 अर्थात 1 जूल। क्या निकल जाएगा? 1 जूल निकल जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर 50 है। 50 कहता है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक क्यों दौड़ता रहता है? क्यों दौड़ता रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि कोई धावक है, वो दौड़ रहा है, जब वो उसका रेखा समाप्त हो गया फिर भी वो कुछ दूर तक दौड़ता रहता है, कारण क्या है? तो आप पढ़े होंगे जड़त्व। क्या पढ़े होंगे? जड़त्व। जड़त्व जो है किसी वस्तु का क्या है? गुण है। क्या है? गुण है। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, गति में तो कहाँ रहना चाहता है? गति में। अगर वो विराम में है तो कहाँ रहना चाहता है? विराम में ही रहना चाहता है, ठीक है। और ये न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? तो याद रखेंगे न्यूटन के गति के प्रथम नियम। न्यूटन के गति के कौन सा नियम? प्रथम नियम। प्रथम नियम, ठीक है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से क्या आता है? न्यूटन के गति का कर लीजिए, गति के प्रथम नियम। न्यूटन गति के प्रथम नियम से क्या होता है? बल की परिभाषा, यही ना। अब उसके बाद पूछेगा जड़त्व कितने प्रकार के? तो याद रखिएगा गति जड़त्व हो गया। क्या हो गया? पहला हो गया गति जड़त्व, कोई वस्तु गति में तो गति में रहना चाहेगा। दूसरा जो आता है आपका दिशा जड़त्व। क्या हो गया? दिशा जड़त्व। क्या हो गया? दिशा जड़त्व। उसके बाद आप याद रखेंगे दिशा जड़त्व हो गया विराम जड़त्व। क्या हो गया? विराम जड़त्व। विराम जड़त्व, विराम जड़त्व। उसके बाद जड़त्व का ही फार्मूला इनर्शिया, इनर्शिया कहते हैं। और जड़त्व का फार्मूला पूछेगा तो I बराबर क्या होता है? mr²। क्या होता है? I बराबर mr² होता है। क्लियर है? इनर्शिया, I फॉर इनर्शिया जड़त्व हो गया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी दरी को एक डंडे से पीटा जाता है या हिलाते हैं तो उसका धूलकण नीचे गिर जाती है, कारण क्या है? तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे जो देखिएगा आप जब कंबल को हिलाते चाहे डंडे से पीटते तो कंबल क्या हो गया? गति में आ गया, गति में आ गया। और उसमें जो धूलकण है वो विराम में रहना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जड़त्व? विराम जड़त्व काम किया। धूलकण विराम में रहना चाह, नीचे गिर गया। उसका पूछता है बस वाला, जब अचानक बस चल रही है, ठीक है, बस चल रही है, अचानक ब्रेक मार दिया तो यात्री झुक जाती है आगे की ओर, कारण क्या है? तो वो जब बस चल रहे थे गति में रहती है, जब उससे ब्रेक लगा यानी विराम में आ गया तो जो अंदर जो बैठा व्यक्ति वो रहना चाहेगा गति में, गति जड़त्व के कारण, जिसके कारण क्या होता है? आगे की ओर झुकती है, ठीक है। और एक इसी का उल्टा पूछता है कि कोई बस अचानक चल पड़ती है तो पीछे की ओर झुकते हैं, कारण क्या है? वहाँ पे विराम जड़त्व। कौन सा जड़त्व हो जाएगा? विराम जड़त्व के कारण, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो इसका भी आंसर बतला दीजिए। आप दौड़ रहे हैं तो आपका बॉडी जो चाहेगा कि हम गति में ही रहें, तो कौन सा जड़त्व लग गया? गति जड़त्व। तो ऑप्शन ए देखिए, कहता है विराम अवस्था का जड़त्व उसे रोकने में कुछ समय लेता है, गति का जड़त्व उसे दौड़ाते रहता है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह रेखा को पार कर चुका है। क्या सुनिश्चित करना? वो तो पार कर चुका है ना। उसके जूते और जमीन के बीच घर्षण के कारण वह रेखा से आगे की ओर दौड़ता रहता है। क्या घर्षण का काम यहाँ पर है? नहीं।
अब देखिए दो ऑप्शन है, विरामावस्था का जरूरत उसे रोकने में कुछ समय लगता है। क्या विरामावस्था का कोई काम है यहाँ पे? विराम जरूरत का कोई काम है? नहीं है, नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गति का जरूरत उसे दोहराते रहता है। द इनर्शिया ऑफ मोशन कीप्स हिम रनिंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन व्याख्या की ओर लेके चलते हैं। ये रहा कुछ, देखिए कहता है एक धावक समापन रेखा को पार करने के बाद भी दौड़ता रहता है क्योंकि गति का जरूरत उसे दौड़ाते रहता है। गति का जरूरत स्थिर गति में रहने के लिए द्रव्यमान की प्रवृत्ति है, इसलिए एक धावक समापन रेखा को पार करने के बाद भी क्या होता है? दौड़ता रहता है। अगला 51 नंबर, बोलिए 51 नंबर का आंसर क्या होगा? कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक जिगजैग रेखा को डॉट को अलग करती है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा किसने दिया था? तो याद रखेंगे मोसले ने। किसने दिया था? मोसले ने। और ये भी याद रखिएगा मोसले का जो था वो आधारित किस पे था? परमाणु क्रमांक पे। किस पे? परमाणु क्रमांक पे। और बाद बाकी किसी का भी पूछे, अगर मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी आया तो परमाणु क्रमांक के बाद बाकी किसी का भी पूछे, बाद बाकी कोई भी, न्यूलैंड्स का हो गया, किसी का भी पूछेगा बाद बाकी, तो सभी का किस पे था? परमाणु द्रव्यमान पे। किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पे। बाद बाकी किसी का भी पूछे तो किस पे होगा? परमाणु द्रव्यमान पे। मोसले का किस पे था? परमाणु क्रमांक पे। क्वेश्चन कहता है कि जिगजैग रेखा किसको अलग करता है? ऑप्शन है धातु से गैर धातु को, उपधातु से धातु को, उपधातु से गैर धातु को, हैलोजन से धातु को। तो आपको पता है कि जिगजैग रेखा जो है वो धातु से गैर धातुओं को अलग करता है, अर्थात धातु और अधातु के बीच में कौन सा रेखा? जिगजैग रेखा रहता है। ठीक है, चलिए ये रहा कुछ पॉइंट्स। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में एक जिगजैग रेखा धातुओं को गैर धातुओं से अलग करती है। धातुएं सारणी के बाएं पक्ष में पाए जाते हैं जबकि गैर धातु अर्थात अधातु सारणी के दाएं पक्ष में पाए जाते हैं। धातु सारणी को उपधातु सारणी को प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श करते हैं और इसे अर्ध धातु भी कहा जा सकता है। चलिए 52 नंबर, यूनिट इन डायमेंशन से कहता है कि कैंडेला निम्नलिखित में से किसका इकाई है? कैंडेला जो दीप्त तीव्रता अर्थात ज्योति तीव्रता का, ज्योति प्रवाह ल्यूमिनस फ्लक्स का, प्रदीप्ति घनत्व का, विद्युत प्रतिरोध का। तो देखिए कैंडेला आप याद किए होंगे, लम्बा टेल, एल्फुल लेंथ तो लंबाई मीटर, मास द्रव्यमान तो केजी। तो यहाँ पे आपको पूछा है कैंडेला, किसका पूछा गया है? कैंडेला का। तो देखिए विद्युत प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक है, अगर बात करें प्रदीप्ति घनत्व का, किसका? प्रदीप्ति घनत्व का, तो प्रदीप्ति घनत्व याद रखेंगे लक्स होता है। क्या होता है? लक्स होता है। क्या होता है? लक्स। और ज्योति प्रवाह का बात करें तो ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन होता है। और उसके बाद ज्योति तीव्रता या दीप्त तीव्रता का जो होता है कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। तो ऑप्शन क्या पूछा है आपसे? किसका? कैंडेला का। कैंडेला किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक है? दीप्त तीव्रता अर्थात ज्योति तीव्रता का। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 52 था 53, 52 है ना? 53 है ये। कहता निम्नलिखित में से कौन सा इचिनोडर्मेटा समुदाय का एक उदाहरण है? इचिनोडर्मेटा का एक उदाहरण है। तो देखिए इचिनोडर्मेटा का जो उदाहरण आपका तारा मछली भी है, स्टारफिश आप याद किए होंगे, स्टारफिश, सी अर्चिन्स समुद्री अर्चिन, सैंड डॉलर और ये सभी। तो ये जो आप सभी तीनों जो आपको दिखा दे रहा है ये सभी क्या है? तीनों जो है इचिनोडर्मेटा का समूह से है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखिए कुछ पॉइंट से देख लेते हैं। कहता है इचिनोडर्मेटा समुदाय से संबंधित जीव विशेष रूप से समुद्री होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं। ये अच्छी तरह से विकसित अंग प्रणालियों के साथ बहुकोशिकीय जीव होते हैं। वयस्क अपनी दीप्तिमान समरूपता से पहचानने योग्य होते हैं और इसमें तारा मछली, स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, सैंड डॉलर और समुद्री खीरे साथ ही साथ समुद्री लिली या स्टोन लिली शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला 54।
देखिए परमाणु पूछेगा, कितने परमाणु मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वर्तमान में जो परीक्षा हो रही है टीसीएस में जो है उनसे भी पूछा गया। कहता है कि NH4 का हॉल 2 NH4, एक मिनट, NH4 का हॉल 2 और SO4 में परमाणु कितने हैं। तो देखिए 4 दूनी कितना हो गया 8 और नाइट्रोजन कितना हो गया 2 प्लस कर दो। सल्फर कितना है 1, ये नहीं सल्फर दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन कितना है 4, तो 8 2 10, 10 1 11, 11 4 क्या कितना हो गया 15। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 15, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर नहीं समझे। देखिए ये जो कोष्ठ में से आपको गुना करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन तो 4 दूना कितना हो गया 8, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन 1 है तो 1 को 2 से गुना करें कितना हो गया 2, प्लस सल्फर कितना है 1 तो 1, ऑक्सीजन कितने परमाणु यहाँ पे 4 है, तो अब क्या हो जाएगा इसका 5 15 ना हो जाएगा जोड़ के 8 2 10, 10 1 11, 11 4 15, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 55, आवृत्त बीजी के प्रजनन भाग स्थित होते हैं। ऑप्शन ए है पत्ते में, पुष्प में, जड़ में, तना में। तो देखिए आवृत्त बीजी जिसमें पुष्प पाए जाते हैं, तो आवृत्त बीजी में जो होते हैं प्रजनन भाग कहाँ होते हैं पुष्प में मौजूद होते हैं। कहाँ होते हैं पुष्प में, एक होता है आवृत्त और एक होता है अनावृत्त। अनावृत्त में क्या होते हैं पुष्प नहीं मौजूद होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 57 है ना, 55 हो 56 नहीं है, देख लीजिए मिस्टेक है। देखिए कहता है अमीनो अम्ल निम्नलिखित में से किस दीर्घ अणु का निर्माण खंड है, निर्माण खंड है। ऑप्शन ए है वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का। तो देखिए अमीनो अम्ल के मिलने से क्या बनता है प्रोटीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी, प्रोटीन हो जाएगा। चलिए डिस्कशन से देख लेते हैं। कहता है अमीनो अम्ल ये कार्बनिक यौगिक है जो प्रोटीन बनाने के लिए जुड़ते हैं। यह एक चर पक्ष श्रृंखला आर समूह के साथ नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। यह हार्मोन और तंत्रिका संचारक के संश्लेषण में आवश्यक है। आवश्यक अमीनो अम्ल जरूरी जो है यह हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, इनका सेवन आहार के माध्यम से किया जाता है। और जो नाम है जो आहार से जो लेते हैं उसका नाम है आपका हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलनिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन और वेनिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 58 कहता तेल का रिसाव किस पारिस्थितिक तंत्र में देखा जाता है। तेल का रिसाव, तेल का रिसाव। तो देखिए तेल का रिसाव जो होगा आपका याद रखिएगा किससे होगा समुद्रीय से। समुद्री परिस्थिति में जो होंगे उससे क्या होगा तेल का रिसाव होगा। किसका होगा तेल का रिसाव होगा। ठीक है, अब देखिए रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र में, देखिए रेगिस्तान में जो जीव होते हैं ना, रेगिस्तान में ये एनसीईआरटी का लाइन है, चलो उसको हटा ही दिए, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है ये। रेगिस्तान के जीव, रेगिस्तान जीव, रेगिस्तान जो जीव होंगे उनके जो मूत्र होंगे वो कम, मूत्र कम, साथ ही साथ क्या होंगे पतले होते। क्या होते हैं पतले। लेकिन पूछेगा मैदानी होते क्या होंगे ज़्यादा और थोड़ा क्या होंगे मोटे होंगे। तो रेगिस्तानी जीव में मूत्र क्या होते हैं कम होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं पतले होते हैं। तो यहाँ से क्या पूछा गया तेल का, तो तेल कौन सा है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में, तो इनसे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिस्कशन है। कहता है तेल का रिसाव समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में तेल रिसता हुआ देखा जाता है। तेल रिसाव टैंकरों, ड्रिलिंग रिंग्स और कुओं से कच्चे तेल के मुक्त होने के कारण हो सकता है। इसके परिणाम रिजल्ट क्या थे। यह समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के विनाश का कारण बनता है, जैसे मछलियों की मृत्यु, जैसे मछलियों की क्या मृत्यु। चलिए 59 बतलाइए कौन सी अभिक्रिया है। कहता है कि Zn प्लस 2H2 प्लस Zn2 प्लस H2 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए Zn जिंक प्लस 2H प्लस
अभी क्या बना दिया Zn2 प्लस H2। देखिए एक होता है अपचयन उपचयन, सुनिए उपचयन, एक क्या होता है अपचयन, ठीक है। उपचयन का ही दूसरा नाम है अपचायक। क्या नाम है? अपचायक। इसको क्या कहते हैं? उपचायक। क्या कहते हैं मेरे भाई? उपचायक। बीच में लाइन खींच देते हैं। इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सी होगा, ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, हो गया ना। और इसका क्या हो जाएगा? अवकरण। क्या हो जाएगा? अवकरण, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है अवकारक। क्या कहते हैं? अवकारक। और इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। और कहते हैं किसको? तो हाइड्रोजन का वृद्धि, हाइड्रोजन का कमी उपचयन, हाइड्रोजन का वृद्धि अपचयन, ऑक्सीजन का वृद्धि उपचयन, और इसमें ऑक्सीजन की कमी अपचयन। फिर इलेक्ट्रॉन का जाएगा तो जानते हैं। और दोनों का जब संयुक्त कर देते दोनों को क्या कहते हैं? दोनों को मिला के रेडॉक्स। क्या कहते हैं? रेडॉक्स। क्या कहते हैं? रेडॉक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए Zn+2H+2 Zn अभी क्या बना दिया? Zn2 प्लस और H2 निम्नलिखित में से किस प्रकार के अभिक्रिया? यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों हो रहा है, तो इनसे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रेडॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी रेडॉक्स। चलिए कहता है अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक प्रक्रिया जिसमें रासायनिक प्रजातियों के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जिंक परमाणु सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए हाइड्रोजन के 2 आयनों के साथ प्रतिक्रिया करते से इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉनों को जस्ता परमाणु से स्थानांतरित किया जाता है और हाइड्रोजन एक स्थिर अणु बन जाता है और जस्ता आयन उत्पाद होता है। चलिए अंतिम प्रश्न आज के क्लास का, और बताइए क्या होगा, और वो भी सेल से, कोशिका से है। बायोलॉजी का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, गोल्जी बॉडी बॉडी की सुरक्षा करता है ना, एक अंतःप्रज्वलिका होती है उसी को कहते हैं। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है रंग देता है, जैसे हरित लवक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक, हरित लवक ना। ये केवल किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए कहता है क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका खत्म होता है आज के क्लास, यानी कि कुल हमने 60 प्रश्न देख लिया है। तो 61 नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे अगले दिन। तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।